पर नजर आ रहे थे, और ना सिर्फ बस्तर से, पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी के ही खेमे में आएगी, ऐसी बात उन्होंने एशियन न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान में कही थी। चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राज्यवार अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से जो स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है, आंकड़े जिस प्रकार से निकल कर सामने आ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको लेकर मंथन हम अपने वॉर रूम में मौजूद मेहमानों के साथ में कर रहे हैं। अभय जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभय जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अलग अलग राज्यों की तो हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, दक्षिण भारत की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं मोदी लहर या बीजेपी कुछ कमजोर होता यहां पर नजर आता है। बीजेपी के पक्ष में वैसे बयान यहां पर नहीं चल पाती तुलनात्मक रूप से, ऐसा कहा जाता है, और ऐसी स्थिति भी कई बार बनती और बिगड़ती भी नजर आती है। आप क्या कहेंगे इस बार के चुनाव और रुझान आ रहे हैं उस लिहाज से? बिल्कुल प्रथा, दक्षिण भारत की बात अगर करते हैं तो दक्षिण भारत एक ऐसा गढ़ है जिसको बीजेपी हमेशा से तोड़ना चाहती है। जो उस पर एक ठप्पा लगा हुआ है हिंदी भाषी इलाकों की पार्टी या हिंदी बेल्ट की पार्टी का, उसको तोड़ने की कोशिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बार बार की है। मैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे हमने अभी उड़ीसा की चर्चा की कि उड़ीसा में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहाँ की 175 सीटों की विधानसभा के लिए वाईएसआर कांग्रेस, जिसको जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है, जिसने पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी, इस बार वो पिछड़ गई है। और मैं समझता हूँ इसमें बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो कारगर दिखाई देती है। बीजेपी ने इस बार तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और साथ ही पवन कल्याण की जो जनसेना है उसका भी अलायंस था। अब वहाँ को समझिए कि वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की राजनीति है उसके जातीय फैक्टर को समझिए। वहाँ 3 प्रमुख जातियाँ हैं जो कि डोमिनेट करती हैं। एक कम्मा कम्युनिटी है, दूसरी कप्पू है, और तीसरी रेड्डी है। रेड्डी सबसे प्रभावशाली जरूर हैं और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी इसी समुदाय से आते हैं, लेकिन वोटरों में उसकी जो आबादी है वो 10% है। कम्मा कम्युनिटी की आबादी कम है, लेकिन टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और कप्पू कम्युनिटी, पवन कल्याण इसी कम्युनिटी से आते हैं, उसकी 18% से अधिक की आबादी है। यानी अगर हम देखें तो कम्मा और कप्पू को एक साथ लाना जगनमोहन रेड्डी के लिए एक बड़ी मुसीबत थी, और वही आंध्र प्रदेश में दिखाई दिया है। ये जो बीजेपी का अलायंस है, वहां बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का 95 सीटों पर लीड कर रही है, जो कि बहुत ही शानदार जीत है। और इसी तरह से वहाँ लोकसभा सीटों में भी उसे बढ़त हासिल हुई है। अब और दक्षिण की अगर चलते हैं तो कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी ने तकरीबन बहुत सारी 25 सीटें अगर थी उसके पास, तो कर्नाटक में बहुत सारी सीटें उसने जीती थी। लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उसका थोड़ा नुकसान उसे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने लिंगायत और वोकालिगा का जो अंतर है उसको भी एनकैश करने की कोशिश की। जगदीश शेट्टार को चूंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो कांग्रेस ने प्रचारित किया कि लिंगायत की जो है वो उपेक्षा कर रही है बीजेपी, और शायद उत्तर कर्नाटक में उसको इसका लाभ मिल सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, और वहाँ जो है अलग अलग दलों को, छोटे दलों को साथ लेकर, डीएमके, एआईडीएमके से हटकर जो बाकी दल हैं उनको साथ लेने की कोशिश की थी, जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी कि नवरत्न पार्टीज कहा है, और इसको लेकर उन्होंने जड़ें जमाने की कोशिश की थी। अभी तक उसका बहुत फायदा नहीं है, लेकिन केरल में बीजेपी को 1 सीट पर लीड मिल रही है, और अगर ऐसा होता है, बीजेपी अगर 1 सीट वहां जीतती है, तो ये बहुत बड़ी जीत उसकी इस लिहाज से मानी जाएगी कि वो लेफ्ट के गढ़ में अपने पांव जमाने में सफल हो रही है। जी प्रताप। चले बिल्कुल, तो चूंकि बात अब मुख्य रूप से दक्षिण भारत की